4 दिसंबर 1971 की रात को लौंगेवाला चेक पोस्ट पर तैनात सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह अपनी प्लाटून के साथ हमेशा की तरह बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं। धर्मवीर को हमेशा इस बंजर रेगिस्तानी इलाके में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है और ना ही कोई आवाज सुनाई देती है, लेकिन आज पाकिस्तान की तरफ से गहरे सन्नाटे के बीच उन्हें लगातार एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। तभी धर्मवीर अपने साथियों के साथ एक मिट्टी के ऊंचे टीले पर चढ़कर अपनी राइफल की दूरबीन से देखते हैं तो उन्हें पाकिस्तान की तरफ से कुछ हलचल दिखाई देती है, मगर गहरे अंधेरे में वो कोई सटीक अंदाजा नहीं लगा पाए। लेकिन फिर भी इस बात को हल्के में ना लेते हुए धर्मवीर सिंह ने ये बात अपने कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचाई और खुद वहां तैनात होकर नजर बनाए रखी और कुछ देर के बाद वो सब कुछ समझ गए। साथियों, 1971 जहां एक तरफ भारतीय सेना ईस्ट पाकिस्तान के क्रूर प्रशासन से बांग्लादेश को आजादी दिलवाने की जंग लड़ रही थी, वहीं पश्चिमी पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान भारत से राजस्थान का बड़ा हिस्सा छीनने की साजिश रच रहे थे। दरअसल पाकिस्तान ये जानता था कि उसके लिए ईस्ट पाकिस्तान में चल रही इंडो पाक जंग में जीतना नामुमकिन है, इसलिए वहां के अधिकारियों ने ये प्लान बनाया कि हम वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से भारत पर हमला करेंगे और एक बड़े इलाके को कब्जे में लेकर ईस्ट पाकिस्तान में भारतीय सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। मगर भारत ने कश्मीर बॉर्डर पर अपनी सिक्योरिटी को बिल्कुल टाइट रखा था। ऐसे में पाकिस्तान की नजर पड़ी राजस्थान में मौजूद लोंगेवाला चेक पोस्ट पर। उस वक्त धार मरुस्थल के बीचों बीच मौजूद इस चेक पोस्ट के चारों तरफ गर्म हवाएं, रेत के टिले और सूखे हुए पेड़ों के अलावा कुछ नहीं था। ये चेक पोस्ट वैसे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की निगरानी में ही रहता था, लेकिन जब भी देश के ऊपर कोई संकट मंडराता तो यहाँ पर इंडियन आर्मी की एक बटालियन को तैनात कर दिया जाता है। उसी साल भी इस पोस्ट की निगरानी भैरव सिंह राठौर कमान में बीएसएफ के 6 से 7 जवान कर रहे थे। लेकिन इंडो पाक जंग शुरू होते ही यहाँ पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन अल्फा कंपनी को भेज दिया गया था। मात्र 120 जवानों की इस टुकड़ी का नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस बात की भनक नहीं थी। मगर फिर भी पाकिस्तान रिस्क न लेते हुए उन्होंने बीएसएफ के 10 जवानों से लड़ने के लिए अपने 2000 से 3000 जवानों की सेना लौंगेवाला चेक पोस्ट की तरफ रवाना कर दी। तो फिर भारत में घुसपैठ करने का पाकिस्तान का यह मिशन फेल हो गया। कैसे हमारे 120 जवानों ने खुद से 18 से 20 गुना बड़ी सेना को धूल चटा दी, और आखिर क्यों पाकिस्तानी ब्रिगेडियर को अपनी सेना लेकर उल्टे पैर अपने मुल्क लौटना पड़ा, जानेंगे बैटल ऑफ लौंगेवाला की इस ऐतिहासिक कहानी में। अब दोस्तों, उस वक्त भारतीय फौज ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश की आजादी का जंग लड़ रही है, इसलिए वेस्ट में राजस्थान को अपने कब्जे में लेने के लिए पाकिस्तान ने 3000 जवानों के साथ 60 T-59 और शर्मन टैंक्स, 500 से ज्यादा व्हीकल्स, मिसाइल लॉन्चर्स और 5 हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भेजने का डिसीजन लिया और 206 ब्रिगेड, 51 ब्रिगेड T-59 टैंक्स के साथ 22 कैलेवरी शर्मन टैंक्स के 38 कैलेवरी और फील्ड रेजिमेंट जैसे बड़े बड़े यूनिट्स को लीड कर रहे थे। साथ ही पाकिस्तान की सेना को पेट्रोल डीजल के कई टैंक्स, लैंड माइंस खोजने के लिए 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते और कई दिनों का राशन भी दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि लौंगेवाला पोस्ट को कब्जे में करने के बाद पाकिस्तानी सेना रामगढ़ होते हुए जैसलमेर पहुंचना चाहती थी, जहां से राजस्थान के करीब 50% हिस्से को अपने कब्जे में लेकर पाकिस्तान भारत सरकार से ईस्ट पाकिस्तान के लिए नेगोशिएशन करना चाहता था। इसलिए 3 जनवरी के दिन पूरे जोश के साथ पाकिस्तानी सेना राजस्थान बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन उन्हें पता क्या था कि लौंगेवाला पोस्ट पर भारत के ऐसे जवान मौजूद हैं जो उन्हें राजस्थान तो छोड़िए, बॉर्डर के पास 1 फीट इलाका भी अपने कब्जे में नहीं लेने देंगे। खैर, उस दिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी सीमा पर 11 एयरफील्ड्स और रेडार स्टेशंस पर आक्रमण किया था, ताकि भारतीय सेना लौंगेवाला चेक पोस्ट पर मदद न भेज पाए। जैसलमेर पर कब्जा करने के इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन लब्बैक, जिसकी कमान मेजर जनरल BM मुस्तफा के हाथ थी। शुरुआत में पाकिस्तान ने यह प्लान बनाया कि ब्रिगेडियर ताकरीक मीर की अगुवाई में 2 बटालियन आगे बढ़ेंगी और लौंगेवाला को बाईपास करते हुए रामगढ़ में दाखिल होंगी, जिसके पास टैंक का एक यूनिट भी होगा। वहीं दूसरी ओर से ब्रिगेडियर जहांजेब अवाब अपनी बटालियन के साथ लौंगेवाला पर कब्जा करेंगे और अंतिम लक्ष्य जैसलमेर के एयरबेस पर कब्जा करना था। लेकिन एंड मोमेंट पर
मेजर तारिक मीर ने प्लान बदलवा दिया और पूरी सेना को सामने की तरफ से ले जाने की बात रखी, क्योंकि उनका कहना था कि लंबा चौड़ा ऑपरेशन चलाने के बजाय जब 3000 जवान सीधा सामने से कूच करेंगे तो बॉर्डर पर मौजूद भारतीय जवानों को धूल चटाने में देर नहीं लगेगी और फिर पक्की सड़क से होते हुए जैसलमेर तक पहुंचना काफी आसान होगा। वो लोग लौंगेवाला में ब्रेकफास्ट, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर करना चाहते थे, लेकिन चंद घंटों में भारतीय सेना इनका खाना पीना और जीना सब कुछ हराम करने वाली थी। इनकी घुसपैठ करने की चाल पर पानी फिरने वाली थी। 4 दिसंबर की रात को सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह अपनी प्लाटून के साथ बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए निकले। सामान्य तौर पर इस बंजर रेगिस्तान इलाके में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता और ना ही कोई आवाज सुनाई देती है, लेकिन आज गहरे सन्नाटे के बीच उन्हें लगातार एक अजीब सी खरखराहट सुनाई दे रही थी। तभी उन्होंने ऊंची चट्टान पर चढ़कर अपनी राइफल के दूरबीन से देखा तो उन्हें सामने की तरफ कुछ हलचल दिख रही थी, मगर गहरे अंधेरे में वो कोई सटीक अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन फिर भी इस बात को हल्के में न लेते हुए धर्मवीर सिंह ने ये बात अपने कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचाई और खुद वहां तैनात होकर नजर बनाए रखी। यहाँ लौंगेवाला बेंच पर मेजर चांदपुरी को जब ये खबर मिली तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिसने भारतीय सेना के इतिहास में वीरता की परिभाषा बदल दी। उन्होंने अपने बटालियन के 120 सैनिकों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की और उस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि सामने से हजारों दुश्मन हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 मशीन गन, 2 मोर्टार, 4 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर, 2 जीप माउंटेड रेकोइलेस राइफल, हर सैनिक के पास एक राइफल और कुछ बख्तरबंद गाड़ियां हैं, मगर फिर भी मैं दुश्मन के सामने अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा, क्योंकि ये भारत माँ और पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी की इज्जत का सवाल है। मगर आप में से कोई अपने कदम पीछे लेना चाहता है तो अभी ले सकता है, लेकिन मेजर की पूरी कंपनी तो दिलेर थी, पीछे हटने का ख्याल भी किसी के जहन में नहीं आया। मेजर चांदपुरी ने इस हमले की खबर हाई कमांड को दे दी, लेकिन वो भी सुबह तक मदद पहुंचाने में असमर्थ थे, क्योंकि चारों तरफ छाए कोहरे में एयरफोर्स के फाइटर जेट्स का उड़ना नामुमकिन था। ऐसे में अगले 7 घंटों तक मेजर चांदपुरी की बटालियन को ही लौंगेवाला चेकपोस्ट की रक्षा करनी थी। बटालियन के कुछ सैनिकों ने बॉर्डर और चेकपोस्ट के आसपास जमीन में लैंडमाइंस बिछा दी और सभी ऊंचे रेतीले टीले पर मौजूद चेकपोस्ट पर तैनात हो गए। अब पाकिस्तानी सेना इंडियन बॉर्डर के पास पहुंच चुकी थी। रात के करीब 12:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने मीडियम रेंज आर्टिलरी गन गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसके निशाने पर आए बीएसएफ के 5 ऊंट शहीद हो गए। उन बेजुबान जानवरों को मरता देख इंडियन आर्मी का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने सही समय का इंतजार किया। इधर पाकिस्तानी सेना बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी, जहां सिर्फ 3 कांटेदार तारें ही बंधी हुई थी, जो देख उन्हें लगा कि शायद भारत यह काम हमें उल्लू बनाने के लिए कर रहा है और तारों के इस बार एंटी टैंक्स माइंस का ढेर बिछा होगा, इसलिए वो वहीं रुक गए। जब उन्होंने वहां चेक किया तो वाकई उन्हें वहां बिछी लैंड माइंस मिली, जिन्हें भारतीय सेना ने कुछ देर पहले ही बिछाया था। अब उन लैंड माइंस को डिफ्यूज करके आगे बढ़ने में पाकिस्तानियों को 2 से 3 घंटे का समय लग गया, जहां मेजर चांदपुरी भी वही चाहते थे। सुबह मदद आने से पहले हम पाकिस्तानी सेना के समूह को लौंगेवाला चेक पोस्ट पर ही रोक कर रखें, इसलिए रात के करीब 2:30 बजे मेजर चांदपुरी ने अपनी बटालियन में मौजूद रेकोइलेस गन्स वाली 2 जीपों को लौंगेवाला पोस्ट पर तैनात कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना सभी लैंडमाइंस को डिफ्यूज करके लौंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मूर्खता थी T-59 और शर्मन टैंक्स को जंग का मेन हथियार बनाकर थार के रेगिस्तान में लेकर आना, क्योंकि इस पतली मिट्टी पर इन टैंक्स के आगे बढ़ने की रफ्तार बिल्कुल कम हो चुकी थी। मगर फिर भी कछुए की चाल से आगे बढ़ते हुए सुबह 4 बजे पाकिस्तानी सेना लौंगेवाला चेक पोस्ट के बिल्कुल पास पहुंच गई और उन्होंने चेक पोस्ट की चारों तरफ घेरा बना लिया। ऊपर चेक पोस्ट पर मौजूद भारतीय जवान ये समझ चुके थे कि वो 100-200 नहीं बल्कि कम से कम 2000 पाकिस्तानियों के बीच फंस चुके हैं, यानी करीब एक भारतीय सिपाही के सामने पाकिस्तान के 17 सिपाही। लेकिन वो कहते हैं ना, जंग हथियारों से नहीं हौसले से लड़ी जाती है। इधर पाकिस्तानी सेना लगातार गोलियां बरसा रही थी, लेकिन भारतीय सेना ने तब तक जवाबी हमला नहीं किया जब तक पाकिस्तानी टैंक लौंगेवाला पोस्ट के करीब 30 मीटर पास तक नहीं पहुंचे और करीब 4:30 बजे भारतीय सेना ने अपनी जीप माउंटेड रेकोइलेस गन्स से हमला शुरू कर दिया। अब T-59 और शर्मन टैंक्स के ऊपर ही तरफ एक कमजोर हिस्सा होता है और ऊंचाई पर होने की वजह से भारतीय सेना टैंक्स के उस हिस्से पर गोलियां बरसाने में कामयाब रही, जिससे पाकिस्तान के 2 टैंक्स तबाह हो गए। साथ ही इन गोलियों में टैंक्स के ऊपर बंधे वो डीजल और पेट्रोल के बम भी ब्लास्ट हो गए, जो
वहां बंधे हुए थे, जिन्हें पाकिस्तानी सेना आगे के सफर के लिए लेकर आई थी। इन धमाकों में चारों तरफ आग फैल गई, जिससे ऊंचाई पर बैठी भारतीय सेना को दुश्मन की मूवमेंट का साफ पता चल गया, जिससे उन्हें सटीक गोलीबारी करने में काफी मदद मिली और उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 5 और टैंक्स तबाह कर दिए। अब पाकिस्तानी सेना लोंगेवाला चेक पोस्ट के आसपास लगी रेलिंग के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां भी कुछ तारें बंधी हुई थी और पाकिस्तानी सेना को लैंडमाइंस का डर सता रहा था, इसलिए वो तार तोड़कर दबे पांव माइंस खोजने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन भारतीय सेना लगातार उन पर गोलियां बरसा रही थी, ऐसे में उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो चुका था। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स मेजर चांदपुरी के सपोर्ट के लिए अपने एक हॉकर हंटर 3HAL मारुत फाइटर जेट्स को तैयार कर चुकी थी, जिन्हें ऑपरेट करने वाली 122 स्क्वाड्रन के पायलट सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहां लोंगेवाला पोस्ट पर लैंडमाइंस क्लियर करने में पाकिस्तानी सैनिकों को पूरे 2 घंटे लगे और सब कुछ निपटाकर वो करीब 6:30 बजे आगे बढ़ने की कोशिश में जुट गए। लेकिन जहां एक तरफ पोस्ट से भारत के 120 जाबाज सिपाही गोलियों की बारिश कर रहे थे, वहीं सूरज की पहली किरण के साथ भारत के 4 फाइटर जेट्स भी लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच गए और करीब 7:30 बजे आसमान से बम बरसाकर उन्होंने पाकिस्तान के 6 टैंक्स तबाह कर दिए। वहीं अब तक पाकिस्तानी सेना के 100 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन फिर कुछ मिनटों के लिए भारत के फाइटर जेट्स गायब हो गए, जिससे पाकिस्तानी सेना को लगा कि शायद वो फ्यूल और हथियार लेने के लिए जैसलमेर गए हों। लेकिन तभी चारों जेट्स वापस आए और उन्होंने फिर एक बार आसमान से कहर बरसाया, जिससे दुश्मन की 206 ब्रिगेड, 51 ब्रिगेड और 22 कैवलरी और 38 कैवलरी जैसी सभी टुकड़ियां तितर-बितर हो गईं। हथियार हाथ में लेते हुए हजारों की तादाद में टैंक्स और 500 से भी ज्यादा बख्तरबंद गाड़ी होने के बावजूद पाकिस्तानी सेना डर से कांप उठी और बम बारूद से बचने के लिए सैनिक उल्टे पांव पीछे की तरफ भागने लगे। सुबह के 8 बजे भारतीय सेना की 2 टुकड़ियां लोंगेवाला बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी। करीब 9 बजे पाकिस्तानी सेना की 2 टुकड़ियों ने अपोजिट डायरेक्शन से लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करने की नाकामयाब कोशिश की, लेकिन वो फेल रहे। वहीं उनके 40 टैंक्स भी तबाह हो चुके थे, जो देख ब्रिगेडियर तारिक मीर ये समझ चुके थे कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन लबाक को वहीं रोक दिया और पाकिस्तानी सेना रेत के टीलों के पीछे छिपते छिपाते फिर से पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके अपने वापस मुल्क भाग गई। यहाँ इंडियन फाइटर जेट्स की नजर में न आने के लिए उन्होंने करीब अपनी 300 गाड़ियां तो लोंगेवाला पोस्ट के पास ही छोड़ दी, जबकि 200 गाड़ियां भारत के जवाबी हमले में राख हो गई थी। इस तरह बैटल ऑफ लोंगेवाला में भारत की जीत हुई और राजस्थान के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेने की साजिश करने वाले पाकिस्तानियों को रेगिस्तान में धूल चाटनी पड़ी। इस जंग में 2 भारतीय सैनिक, 5 ऊंट शहीद हुए, साथ ही एक चोंगा अटैक व्हीकल और एक मिसाइल लॉन्चर डिस्ट्रॉय हुआ, जिसमें से एक जवान लैंडमाइन बिछाते हुए शहीद हुए थे और दूसरे जवान रिकॉइललेस राइफल वाली जीप चलाते हुए। यानी पाकिस्तानी सेना खुद तो भारत के एक भी सैनिक को छू तक नहीं पाई थी, जो हमारे लिए काफी गर्व की बात है। जबकि भारतीय सेना के जाबाजों ने पाकिस्तानी सेना के 200 हमलावरों को मार गिराया था, 36 टैंक्स डिस्ट्रॉय किए थे और पाकिस्तानी सेना अपने 500 डिस्ट्रॉयड व्हीकल्स तो सरहद पर ही छोड़कर उल्टे पांव भाग निकली थी। इस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बुरे मंसूबों पर पानी फेर दिया और अपने साहस के दम पर इस मुश्किल जंग में विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, अगर आपको मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनकी पंजाब रेजिमेंट के सैनिकों पर गर्व हो तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय हिंदुस्तान जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके बैटल ऑफ लोंगेवाला की ये अनसुनी कहानी हर भारतीय तक पहुंचाइए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।